हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका। तो एक बढ़िया सा वन शॉट करने वाले हैं आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। और ये जो आपकी हेल्प करने वाला है बोर्ड एग्जाम 2021 में, जो भी सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग करेंगे। मतलब जो टॉपिक कर चुके हैं उनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, और जो टॉपिक हैं उनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेस्ट ट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लगेगा। एंड मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि ये वन शॉट दी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि पहली तो बात, पूरी यूट्यूब पे किसी ने भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग वन शॉट नहीं कराया है। और दूसरा ये है, एक ही वीडियो में आपका फुल चैप्टर बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। ये बोर्ड्स के लिए इनफ है। इसके साथ साथ आप लोग बेस्ट रहेगा कि आप नोट्स भी कर लेना, ठीक है कि नहीं। नोट्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके बाद नोट्स के बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेना, फिर कोई नहीं रोक सकता। और बहुत जल्द लेट्स सी कि आप लोग इस वन शॉट को कितना सपोर्ट करते हो, और फिर मैं इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जितनी जल्दी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एक रिक्वेस्ट और कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सारे वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है, पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या है केमिकल एनर्जी, और कैसे हम इनको इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडीज अबाउट, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, सिंपल में समझाता हूं मैं आपको। रेडॉक्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, किस किस से? रेड प्लस ऑक्स, है ना, लाल बैल। ऐसा नहीं होता। रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या होता है भैया? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है? सिंपल, रिडक्शन में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है। कई सारी डेफिनेशन है, बट ज्यादा जो हम प्रेफर करेंगे इस चैप्टर में वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वाली डेफिनेशन को प्रेफर करेंगे। इसमें क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस इन विच एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे मान के चलो हमारे पास ए है, ए ने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लिया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज लेके आएंगे? नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे। तो ए पे कितना चार्ज आ गया भैया? 1 नेगेटिव आ गया। जैसे बी है, बी ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, तो बी पे क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे आ जाएगा 2 नेगेटिव। मान लीजिए सी पे ऑलरेडी 1 नेगेटिव है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऑलरेडी माइनस का 1 है, एक और 2 और इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो C3 नेगेटिव। आई होप कि आपको ये क्लियरली दिख रहा है नीचे तक सही से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास डी है, डी के पास मान के चलो 1 पॉजिटिव है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये मान के चलो डी पे हम लोग क्या दिखा देते हैं? 2 पॉजिटिव, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। प्लस का 2 था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो डी पे कितना चार्ज आएगा भैया? डी पे चार्ज आने वाला है 1 का प्लस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि क्या होता है कि अगर ए ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 नेगेटिव, ऑलरेडी 1 नेगेटिव था, 2 और ले लिए, 2 नेगेटिव और आएंगे तो 3 नेगेटिव। और अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होती है? जैसे ए है, ए ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अच्छा, हमें कैसे पता चलता है किसी रिएक्शन को देख के कि वहां पे इलेक्ट्रॉन लिया गया है या वहां पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है?
हम लोग ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में लिखे हैं कि राइट में लिखे हैं। अगर लेफ्ट में लिखे हैं इट मींस वो इलेक्ट्रॉन उसका गेन है, ठीक है। और अगर राइट में लिखे हैं एरो के राइट में मतलब वो रिलीज होती है चीज। आपने थर्मोडायनेमिक्स में देखा होगा कि राइट में जब हम हीट लगाते हैं इट मींस वो रिलीज हो रही है, और अगर लेफ्ट में हीट लगाते हैं इट मींस वो एब्जॉर्ब हो रही है। अगर लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन लिखे इट मींस उनका गेन होगा, और अगर राइट में इलेक्ट्रॉन लिखे मींस वो लूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे ए ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ए पे कितना चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। मान लीजिए बी है हमारे पास, बी ने क्या किया, बी ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बी पे कितना चार्ज आ जाएगा यहाँ पर 2 पॉजिटिव। सी है, मान के चलो सी पे ऑलरेडी 1 का प्लस चार्ज है और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। समझिए ना, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज लेकर जाता है, नेगेटिव। तो कौन सा चार्ज छोड़ के जाता है, पॉजिटिव। ऑलरेडी 1 का प्लस है, 2 प्लस ये छोड़ के जाएंगे तो सी पे चार्ज कितना आएगा, 3 पॉजिटिव। अगर यहाँ पे डी हो जाए हमारे पास, डी के पास मान लो 2 नेगेटिव है, ठीक है ना, और उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। भाई फोकस कीजिए, डी ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 नेगेटिव था, 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 नेगेटिव गया, 2 नेगेटिव में से 1 का नेगेटिव गया तो डी पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 1 का नेगेटिव आ जाएगा। इवन मतलब अभी थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा ना, चलो पॉलिटिकल नहीं करते हैं, सिंपल याद रखिए। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, RgOH। रिडक्शन में गेन, ऑक्सीडेशन में लॉस होता है। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन बन के निकलती है, हमारे पास बन के निकलती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। किसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन? सिंपल सी डेफिनेशन होगी, दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन as well as gain, reduction as well as oxidation both takes place simultaneously, are called, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, are called redox reaction। ये कलाकारी करनी जरूरी नहीं, आप सिंपल भी लिखोगे तब भी समझ में आ जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन। देखिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई सीधा इलेक्ट्रॉन दे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा तो कोई ना कोई लेने वाला भी जरूर होगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कोई इलेक्ट्रॉन ले भी तब भी सकता है जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, ठीक है। तो इसको सिंपल रखिए, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होती हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सी प्रोसेस पहले होती है तो आई थिंक ऑक्सीडेशन पहले होती है। नहीं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन देगा पहले, कोई रिलीज करेगा तभी दूसरा गेन कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा जो ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, जिंक है, और जिंक ने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो जिंक पे कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गए ना, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 पॉजिटिव आएगा। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, प्लस का 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन आए यानी माइनस का 2 आया, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होगा, ये क्या बन जाएंगे, कॉपर। कंबाइन कर दो और कंबाइन करके लिखो। जब भी कंबाइन करके लिखेंगे तो अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। यहाँ पे क्या बचा, Zn प्लस में Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस में Cu। Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये हमारे पास बन गया और ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। बेटा अगर आपको और ज्यादा सिंपल करना है इस कंसेप्ट को तो थोड़ा और सिंपल करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर भी आपको कभी इसमें प्रॉब्लम ना आए। देखिए एक तरफ लिख लो आप लोग रिडक्शन
एक तरफ लिख लीजिए ऑक्सीडेशन, ठीक है, वन शॉट मतलब वन गो में कर रहे हैं। रिडक्शन क्या होता है, जिसमें होता है भैया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे, ठीक है। अब आपने एक चीज देखना कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, नेगेटिव बढ़ेगा पॉजिटिव घटेगा, ये इसका रिवर्स है, यानी इसमें पॉजिटिव बढ़ेगा और नेगेटिव घटेगा। इसके अलावा ऑक्सीडेशन आपको कैसे पता लगती है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन इसका रिवर्स, यानी अगर कहीं से ऑक्सीजन हट जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए तब भी वो क्या कहलाएगा, वो रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगली बात की तरफ चलते हैं। तो which undergoes reduction are called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई रिडक्शन शो कर रहा है, अगर किसी पे रिडक्शन हो रही है तो समझ जाइए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिवर्स फंडा होता है इसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं या फिर आप उसे ऑक्सीडेंट बोल सकते हैं, क्योंकि खुद पे रिडक्शन करा रहा है और दूसरों पे तो ऑक्सीडेशन करा रहा है ना, दूसरे के लिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर है नहीं। याद रखिए जिस पे रिडक्शन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलने वाले हैं। और यहां पे बात करें विच undergoes oxidation are called, उन्हें क्या बोलेंगे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिडक्टेंट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, रिडक्टेंट बोलने वाले हैं, क्लियर है। अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है और आपको उस रिएक्शन को देख के पता लगाना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, Cu Ag पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag। मान के चलिए आपको रिएक्शन दे रखी है और आपको ये बताना इसमें से किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है किस पे रिडक्शन हो रही है, तो आप लोग कैसे बताओगे, कंपेयर कर दीजिए कॉपर को कॉपर के साथ और सिल्वर को सिल्वर के साथ। चेक कीजिए कॉपर पे कितना चार्ज है, 0, और यहाँ पे कितना चार्ज है +2। Ag पे कितना चार्ज है प्लस, और यहाँ पे कितना चार्ज है 0। ये 0 से +2 हो रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, 0 से +2 हो रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है भाई। और यहाँ पे प्लस से 0 हो रहा है, इट मीन पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो कौन सी रिएक्शन होती है भैया, ऑक्सीडेशन। अभी किया ना, पॉजिटिव बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होती है, और अगर पॉजिटिव घटता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन होती है। इस चैप्टर में हमें इन चीजों से भी डील करनी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, चिपका लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है सर हमें समझ में आ गया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। बेटा जी एक आपके पास टॉपिक आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी ये क्या बोला है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है भाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकती है या फिर इलेक्ट्रॉन दे सकती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन होगी, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू either lose or gain electron when it is placed in its own solution, in its own solution। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जब हम इसको इसके खुद के सॉल्यूशन में ही
डाल देंगे और वो जो सोल्यूशन होता है ना, उस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। करवाऊंगा मैं आपको कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या फंडा है, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इन इट्स ऑन सोल्यूशन एंड कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, कंडीशंस आर स्टैंडर्ड। कंडीशंस क्या रही वहां पे, स्टैंडर्ड रही। अभी स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री में इस चैप्टर में कहीं भी स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाए तो समझ जाना कि टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर है। अगर ये सभी कंडीशन है, इट मींस कंडीशंस वहां पे स्टैंडर्ड है। तो यहां से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट के अंदर, और वो दो पार्ट कौन से हैं भाई, सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा हमारे पास होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये दो तरह के पोटेंशियल होते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है, अभी करके ही आए हम लोग। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, क्या मतलब होता है रिडक्शन का, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन when it is placed in its own solution and conditions are standard, ये मतलब है। समझ लो मेरे पॉइंट को। जैसे मैंने कई बार एक स्टोरी सुनाता हूं कि ए बी सी तीन भाई हैं, इनके गांव में मेला लग गया और इनके दादाजी इनको पैसे दे दिए, इसको दे दिए 200 रुपीज, इसको भी दे दिए 200 रुपए, इसको भी दे दिए 200 रुपए, ठीक है। अलग अलग मेले में चले गए, बी को सी दिखाई दे गया तो क्या होगा, ये से पैसे छीन लेगा क्योंकि छोटा भाई ये छीन सकता है, एंड बी को फिर ए दिखाई देगा तो इसको ए को देने पड़ सकते हैं क्योंकि ए से ज्यादा पावरफुल है। तो यही फंडा होता है किसी इलेक्ट्रोड के साथ। इलेक्ट्रॉन मींस जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, डिपेंड करता है कि उसके सामने क्या है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, और हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है, ये बात आप लोग याद रखिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है, इसी को यूज किया जाता है, ठीक है ना। और अगर आपको कभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देनी हो, दे रखी हो, और ऑक्सीडेशन की वैल्यू निकालनी है तो आप इसका साइन चेंज कर दीजिए, रिडक्शन वाले का साइन चेंज कर दो तो वो ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे रखी है तो आप उसका साइन चेंज कर दीजिए तो आप उसे रिडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास अराइज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारे पास शी, शी, शी बोल सकते हैं इसे। शी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर इसे बोलते हैं नहीं NHE। NHE को क्या मतलब, क्या मतलब है भाई, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या मतलब होता है NHE का, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये एक डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाली है, इलेक्ट्रॉन देने वाली है, इलेक्ट्रॉन लेने वाली है तो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकती है, कितनी उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, या फिर देने वाली है तो कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकती है, कितनी उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ये सब कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ शीट। ये क्लास 11th में था, 12th में भी छोटा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए बेटा जी। कुछ इस तरह से सेटअप रहता है।
अगर टेढ़ा हो तो समझ जाना थोड़ा सा, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेना। कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग HCl का सॉल्यूशन है, और HCl क्योंकि एक एसिड है, और एसिड को हम लोग ग्रीन से भी दिखा सकते हैं, मतलब घर की सरकार में कोई दिक्कत है नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने लेना है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन पहली बार, ठीक है। और इसमें से आप लोगों ने पास करवाना है किसको, हाइड्रोजन गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें से आपने हाइड्रोजन गैस को पास कराना है जब टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन एंड प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगी। ये कंडीशन 298 केल्विन टेम्परेचर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन किसकी होती है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। दैट्स वाइज का नाम क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहां पे आप लोगों ने यूज किया है, ये है प्लेटिनम फॉइल, ये प्लेटिनम फॉइल है, उसके ऊपर कोटिंग की गई है प्लेटिनम ब्लैक की। ये क्या है, ये यहां पर ये है इनर ग्लास ट्यूब, अंदर वाली ग्लास ट्यूब है। और ये क्या है, ये है आउटर ग्लास ट्यूब, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ये सारे का सारा हमारा डिवाइस रहता है। इस डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं, जिस भी मेटल की, चाहे वो जिंक है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो सिल्वर है, कोई भी मेटल है, उसको कनेक्ट करते हैं, बीच में वोल्ट मीटर लगाते हैं, और उसके बाद उस वोल्ट मीटर में हरकत होती है, लेफ्ट राइट किसी डायरेक्शन में जाता है, तो हमें पता लग जाता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला है या इलेक्ट्रॉन देने वाला है, कुछ इस तरह से। क्लियर है ना। एक बार जल्दी से इसको चिपका दो, और आगे हमारा जो टॉपिक बनता है वो बनता है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन सा टॉपिक बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो शी है, इस शी की हेल्प से हम लोग बहुत सारी मेटल्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सिंपल सी डेफिनेशन होगी इसकी, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स, arrangement of various electrodes in the increasing order of their standard reduction potential। आपने क्या करना है, बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स को लेना है, बहुत सारी मेटल्स को लेना है, और उनको अरेंज कर देना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इवन मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, अच्छे लगे तो आपने जरूर लिखना है, और आप लोगों ने क्या ट्रिक बनाई है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट मुझे पता चले बच्चे कितने इनोवेटिव हैं, और अगले साल उस ट्रिक को यूज कर सके हम लोग। तो सिंपल सी ट्रिक रहेगी, लीटा कार आड़ी, आड़ी का मतलब होता है कार वाली, जमी, जमी मीन्स बिल्कुल, फनी पंजाबन है, क्यूट अंग्रेजन भारत आई, भारत बोले तो इंडिया अपना देश है ना, भारत आई कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। क्यूट अंग्रेजन भारत आई कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। तो लिख सकते हो, लीटा कार आड़ी जमी फनी पंजाबन है, क्यूट अंग्रेजन भारत आई कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। वैसे आपको इनकी वैल्यूज 99.99% आपको एग्जाम्स में इनकी वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है ना। 0.01% तो भैया आप क्या ही बोल सकते हैं, है ना। तो Li का मतलब क्या होता है, Li बोले तो लिथियम, क्या होता है, लिथियम। Ca का मीन्स क्या होता है, कैल्शियम। Al मीन्स क्या होता है, एल्यूमिनियम। Zn बोले तो
जिंक, Fe मीन्स आयरन, Ni मीन्स निकल, Tb मीन्स लेड, H मीन्स हाइड्रोजन, है ना। H मीन्स क्या रहता है, हाइड्रोजन। Cu मीन्स क्या होता है भाई, कॉपर, Ag मीन्स सिल्वर, Br मीन्स ब्रोमीन एंड Au मीन्स क्या रहता है, Au मीन्स होता है भैया गोल्ड, ठीक है ना। अब बात करें इनकी वैल्यूज की, इनकी वैल्यूज कितनी होती हैं। लिथियम की वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट, कैल्शियम की -2.87 वोल्ट, एल्यूमिनियम की -1.66 वोल्ट, जिंक की -0.76 वोल्ट, आयरन की -0.44 वोल्ट, निकल की -0.25 वोल्ट, लेड की -0.13 वोल्ट, हाइड्रोजन 0.00 वोल्ट। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है, ये यूज की जाती है और मेटल्स के लिए, मतलब उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कॉपर की वैल्यू कितनी होती है, +0.34 वोल्ट, सिल्वर की +0.80 वोल्ट, ब्रोमीन की +1.08 वोल्ट एंड गोल्ड की +1.50 वोल्ट। अभी बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होगा कि सर उस बुक में ऐसे दे रखा है, उस बुक में ऐसे दे रखा है। देखिए ये जो हमने अरेंज किया है ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड मैं आपको बता चुका हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी माना जाता है। और ये हमने लगाया है इनको इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये किस में अरेंज है, इन द अरेंजमेंट, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में। हाँ, अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, ये साइन चेंज हो जाएंगे और वो अरेंजमेंट हो जाएगी इन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट अभी ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और आप देख लो वैल्यूज बढ़ती जा रही है, प्लस में वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो अब अगली बात होती है इसकी एप्लीकेशंस। इसका फायदा क्या है, किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। सबसे पहला फायदा हमें ये देता है टू चेक द एक्टिविटी ऑफ अ मेटल, टू चेक द एक्टिविटी ऑफ अ मेटल। इसकी हेल्प से हम किसी भी मेटल की एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, मीन्स कोई मेटल कितनी ज्यादा एक्टिव है, कितनी कम एक्टिव है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैं बात करूं तो इसमें जो जितना ज्यादा ऊपर है वो उतना ज्यादा एक्टिव है, जो जितना ज्यादा ऊपर है वो उतना ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, समझिए। लिथियम और कैल्शियम में से कौन ज्यादा एक्टिव है, लिथियम ज्यादा एक्टिव है। एल्यूमिनियम आयरन में से कौन ज्यादा एक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा एक्टिव है। कैसे पता लगता है, जो सीरीज में ऊपर है वो ज्यादा एक्टिव है, क्लियर है। दूसरी चीज, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन predict the feasibility of a redox reaction। अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता है तो हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी पता कर सकते हैं। फिजिबिलिटी बोले तो होना या ना होना, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये रिएक्शन है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। आपसे पूछा गया कि ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके लिए आप एक शॉर्टकट याद रखोगे, नीर। शॉर्टकट क्या रखना है, नीर। नीर का मतलब क्या होता है, नीचे रिडक्शन, नीचे रिडक्शन। देखिए बेटा जी, आपको पता है कि आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है इसमें आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है मींस वो रिडक्शन करना चाहती है, ठीक है। चलिए अब इस पे आप इनको कंपेयर करो, आप कंपेयर कर दीजिए जिंक को, जिंक के साथ कॉपर को, कॉपर के साथ। जिंक पे चार्ज कितना है, 0। यहाँ पे जिंक पे चार्ज कितना है, +2। यहाँ पे कॉपर पे चार्ज कितना है, +2। और यहाँ पे कॉपर पे चार्ज कितना है, 0 है। अब ये 0 से +2 हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है, इट मींस पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है।
और ये +2 से 0 इट मींस पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो कौन सी रिएक्शन होती है भैया? रिडक्शन होती है। अब आपसे पूछा गया रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इस रिएक्शन में दो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिंक और कॉपर। अब दोनों की पोजीशन देखो, ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। जो नीचे है कॉपर, उस पर कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? रिडक्शन। और रिएक्शन में उस पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन। तो यस, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, शायद आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। Cu2 पॉजिटिव Ag gives Cu प्लस Ag पॉजिटिव। कंपेयर कर दीजिए आप लोग Cu से, Ag को Ag से। ठीक है, अब आप चार्ज देखो, Cu पे कितना चार्ज है? यहाँ पे Cu पे चार्ज है +2 और इस पे चार्ज है 0। Ag पे चार्ज है 0 और यहाँ पे है प्लस। 0 से प्लस हो रहा है, इट मींस पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। +2 से 0 हो रहा है, इट मींस पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज घटता है तो कौन सी रिएक्शन होती है भाई? पॉजिटिव चार्ज घटता है तो रिडक्शन होती है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन होती है। रिपीट कर दे रहा हूं, पॉजिटिव घटता है रिडक्शन, पॉजिटिव बढ़ता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बेटा अब आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो कॉपर और सिल्वर के बीच में हो रही है। अब कंपेयर कर दो, कॉपर कहां पे है या सिल्वर कहां पे? ये रहा। तो रूल्स क्या बोलते हैं? नीचे वाले पे रिडक्शन, यानी कि कॉपर और सिल्वर में से सिल्वर नीचे है, सिल्वर पे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? रिडक्शन। अब आप लोग वहां पे चेक करो, सिल्वर पे क्या हो रहा है? नीचे क्या होनी चाहिए? रिडक्शन। और सिल्वर पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। रूल बोलते हैं सिल्वर पे रिडक्शन होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो भैया रूल ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोग क्या लिखोगे? नो, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। भैया आपकी ये रिएक्शन जो है ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी रिएक्शन नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो बात होगी, हम लोग एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगला काम हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से? With the help of electrochemical series we can calculate EMF. EMF बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या बोल सकते हो कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? We can calculate standard electrode potential of a cell. सर ये सेल क्या भला है? बेटा अभी इसके बाद मैं आपको सेल ही कराऊंगा, इसके जस्ट बाद आपको मैं सेल कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको ई नॉट सेल का फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि जैसे आपको ना कोई भी जो सेल दिया होगा, अभी के लिए थोड़ी देर याद रख लो, सेल ऐसे दिया होता है, ये इस तरह से। सेल में लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होती है, याद रखिएगा, इस तरफ ऑक्सीडेशन होती है, और इस तरफ कौन सी रिएक्शन होती है? इस तरफ रिडक्शन होती है। रिडक्शन जो हुआ करती है वो कैथोड में होती है, ऑक्सीडेशन जो होती है वो एनोड पर होती है। ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है, और ये कौन सी साइड है भैया? लेफ्ट हैंड साइड है। अगर आपको कभी भी ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होगा? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या फिर ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, या फिर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बेटा जी ये सारी बातें एक ही हैं, ये सारी एक ही बात हो रही है, यहाँ पे कोई भी दूसरी बात नहीं की जा रही है, सब बात एक ही है। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा सेल मान लो, कुछ भी दिया होगा, हाँ वही अपना फेवरेट मान लेते हैं कि ऐसे दिया होगा Zn gives Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव gives Cu, ये दे रखा है। और आपको इसका ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? राइट माइनस लेफ्ट भी हो सकता है ना, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड में कौन है? राइट हैंड साइड में कॉपर है, और कॉपर की वैल्यू कितनी रखी है आपको? ये रखी है 0.34। माइनस लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट में जिंक है, और जिंक की वैल्यू कितनी रखी है आपको? -0.76। कितनी रखी है? -0.76।
76 0.34 माइनस माइनस प्लस होगा 0.76, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.10 वोल्ट। अच्छा, अब ए नोट सेल की हम लोग भैया कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है भाई, एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस विच इज वहीं पे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट one form of energy into another form of energy। सेल क्या होता है, ये वो छोटा सा डिवाइस होता है जो एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी की दूसरी फॉर्म में। अब दो तरह के सेल होते हैं जो हमारे सिलेबस में जो हमने डिस्कस करने हैं, इवन ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, हमने थोड़ा सा ही पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल है भी नहीं सिलेबस में, अभी बहुत कम कर दिया गया है सिलेबस पे। तो बेटा दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इवन आप सबने शायद नोटिस भी किया हो, ये तो 11th क्लास में भी था, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लोग दो बीकर लेते हैं, है ना, दो बीकर लेते हैं। अब एक बीकर में हम लोग यहां पर इस तरफ जिंक की रोड लेंगे, एक बीकर में हम लोग इस तरफ कॉपर की रोड लेंगे, ठीक है। और जिंक, ये जो जिंक की रोड है इसको हम डालेंगे जिंक सल्फेट में। किसमें डाला जाता है, जिंक सल्फेट में। और ये जो कॉपर की रोड है इसे डाला जाता है भैया, ये जो कॉपर की रोड है इसे डाला जाता है कॉपर सल्फेट में, कॉपर के सोल्यूशन में। इवन अभी हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किया था, हमने एक बात की थी कि कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लेती है या देती है तब जब हम उसको उसी के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, ठीक है ना। अब अगली बात करिए, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं विद सॉल्ट ब्रिज। करना भी पड़ता है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझेंगे। एंड इनको कनेक्ट कर दिया विद एमीटर, एमीटर कह लीजिए जो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, एमीटर। हो जाता है, इंसान गलतियों का पुतला है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक शॉर्टकट याद रखना है, लोन। लोन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, किस पर होगी ऑक्सीडेशन, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। लोन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्लियर है ना। तो इस पे ऑक्सीडेशन होने वाली है लेफ्ट साइड में, इस पे रिडक्शन होने वाली है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन देगी, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन दे दे के ये खत्म होती जाएगी, ऐसे होता जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन लेते जाएगा, ये कुछ ऐसे होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो एमीटर इस तरफ से इस तरफ दिखाएगा कि करंट इस तरफ जा रहा है, और इसको आप लोग बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरह से। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करो बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लास्ट ईयर तक तो सिलेबस में था, अच्छी तरह से था। कैसे मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास था एक चैप्टर जिसका नाम था जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन, अभी वो सिलेबस से कट चुका है। तो वहां पे हम लोग ज्यादा डीप में पढ़ सकते थे इसको, बट अभी क्या करें, कम डीप में पढ़ते हैं।
हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही बीकर लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसमें एक ही बीकर लिया जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, एक होगा यहाँ पे इस तरफ आपने लेना है इम्प्योर कॉपर और इस तरफ आप लोगों ने लेना है प्योर, इस तरह से दो रॉड लेनी है। एक होगी इनमें से इम्प्योर, शायद आप लोग पढ़ के आए हो, शायद नहीं, मैं 99% तो श्योर हूं कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो इसे, ठीक है। और ये होता है प्योर। इस प्रोसेस का नाम भी होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे, जो मेटल लिया ना उसी का सॉल्यूशन लिया जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे आपने इम्प्योर कॉपर लिया है, यहाँ पे प्योर कॉपर लिया है, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लेंगे किसका, कॉपर का ही। और कॉपर का एक सॉल्यूशन वेल नोन जो है वो कॉपर सल्फेट है। अच्छा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये एनोड है, ये कैथोड है। एक शॉर्टकट क्या रखना आप लोगों ने, पैनिक, अच्छा शॉर्टकट है ये भी, पैनिक। पैनिक का मतलब होता है पॉजिटिव क्या होती है, एनोड, एंड नेगेटिव इज कैथोड। पॉजिटिव जो रहेगी वो एनोड रहेगी, नेगेटिव क्या रहेगी, कैथोड। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है। और इसके लिए शॉर्टकट क्या रखना आप लोगों ने, इसके लिए आप लोगों ने शॉर्टकट याद रखना है लोन। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो अगली बात आप लोग क्या करोगे यहां पर क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात इसमें क्या किया आपने, 2 बीकर्स आर यूज्ड, इसमें 2 बीकर का यूज हुआ है, 2 बीकर्स आर यूज्ड। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहो तो अच्छा रहेगा, इसमें 2 बीकर यूज हो रहे हैं और इसमें ओनली 1 बीकर इज यूज्ड, इसमें सिर्फ एक बीकर का ही प्रयोग किया गया है, ओनली 1 बीकर इज यूज्ड। अब 2 बीकर है तो उनमें 2 अलग अलग मेटल हैं, 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन या कह दीजिए 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड। और इसमें से सिर्फ एक बीकर लिया है तो एक ही सॉल्यूशन लिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ओनली 1 इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट का ही यूज किया जाता है। अगली बात करें, अब 2 बीकर है, 2 बीकर को जोड़ने के लिए सॉल्ट ब्रिज की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग लिख सकते हो क्या, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। अब एक ही बीकर उसको क्या जोड़ना, तो आप लोग लिख सकते हो नो सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, नो सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। इसमें किसी भी सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया जाता। अगली बात करें तो इसमें जो पॉजिटिव पोर्शन है वो कैथोड है, नेगेटिव पोर्शन है वो एनोड है। तो पॉजिटिव इज कैथोड, नेगेटिव इज एनोड। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसमें बात करो, इसमें क्या है, पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। तो इस तरह से आप लोग सिंपली याद भी रख सकते हो, है कि नहीं। ये भी अच्छा तरीका रहेगा कि हाँ, अब ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना बेटा, इवन बुक्स में सिलेबस में दे भी रखा है गैल्वेनिक सेल नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा ये थोड़ा सा, तभी आप रिलेट कर पाओगे अगले एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ऐसे लगाया था, सॉल्ट ब्रिज लगता है ना, ये सॉल्ट ब्रिज है। इस तरफ में कौन सी रिएक्शन रहती है, इस तरफ में ऑक्सीडेशन होती है, और इस तरफ में कौन सी रिएक्शन रहती है, रिडक्शन रहती है। हम चाहे तो ऑक्सीडेशन को ऐसे दिखा सकते हैं कि Zn से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन ही है, 0 से +2 रखे ऑक्सीडेशन है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। और रिडक्शन अगर दिखाना चाहो तो कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर +2 से 0 हो रहा है, +2 से 0 और पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, तो बेटा ये क्या है, रिडक्शन है। एक बार जल्दी से इसको चिपकाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसे, सॉल्ट ब्रिज। कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या बना है, ये सॉल्ट ब्रिज का क्या फंडा है। देखिए आपको पता हो सॉल्ट ब्रिज कुछ इस तरह से होता है ना,
कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा सोल्ड ब्रिज। इस तरह से है। आप सिंपली इसको डिफाइन करना चाहो तो क्या बोल सकते हो, इट इज एन इनर्ट यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। एक उल्टे यू शेप की ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, ठीक है, विच इज फील्ड, इनर्ट का मतलब उल्टे नहीं, नॉन रिएक्टिव होती है। यू शेप्ड ग्लास ट्यूब विच इज फील्ड, ज्यादा इंग्लिश अच्छी होगी मेरी है ना, विच इज फील्ड विद पेस्ट ऑफ। इसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे, लाइक वो KCl हो सकता है, वो KNO3 हो सकता है, वो K2SO4 हो सकता है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। इन सब की अगर मैं आपको खास बात बताऊं, क्या खास बात है, ये सभी क्या होते हैं, फास्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। फास्ट इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या होता है कि ये फास्टली मूव करते हैं और इनकी मोबिलिटी जो होती है, मूव करने की जो स्पीड होती है ना, वो सेम होती है, ठीक है। और इस तरह से आपको पता ही होगा, ये दो बीकर्स में रखे होते हैं, अभी करके ही आए हम लोग से। तो सबसे पहला फायदा क्या है सोल्ड ब्रिज का, इट इज यूज टू कंप्लीट द इनर सेल सर्किट। सबसे पहला काम क्या करता है, ये इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। देखो ना, आउटर सेल सर्किट तो यहां से कंप्लीट हो जाएगा इनकी हेल्प से, ठीक है, ये इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा क्या करता है, यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा बड़ा काम क्या करता है भैया, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, फोकस कीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, उधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा तो सेल काम करना बंद कर जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने KCl लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो मूव करते हैं, ये इधर आ जाता है, ये इधर सेम स्पीड से मूव करते हैं और चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। जिस साइड नेगेटिव ज्यादा है उस साइड पॉजिटिव को भेजता है, जिस साइड पॉजिटिव ज्यादा है उस साइड नेगेटिव को भेजता है। अगला, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट इनटू अनदर। एक इलेक्ट्रोलाइट को दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में नहीं जाने देता। ये भी बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जिंक सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट को कॉपर सल्फेट की तरफ जाने नहीं देगा और कॉपर सल्फेट को जिंक सल्फेट की तरफ जाने नहीं देगा। पहला इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। एक और आप लोग लिख सकते हो बढ़ाने के लिए पॉइंट, यूज टू कनेक्ट बोथ द बीकर्स, दोनों बीकर्स के जोड़ने के काम आता है। बाकी ये सबसे पहले होना चाहिए था, यूज टू कनेक्ट बोथ द बीकर्स, ये दोनों बीकर्स को जोड़ने का काम करता है। क्लियर होती है बात। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा फंडा पढ़ लेते हैं भैया इलेक्ट्रोलाइट का एंड इलेक्ट्रोलिसिस का, उससे रिलेटेड भी मतलब कंसेप्ट तो थोड़ा सा है वो हमारा सिलेबस में। चलिए हम बात करते हैं अबाउट इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। पता होगा आप सबको, 11वीं क्लास में बताइए इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। दो सबस्टांस विच dissociate into ions in their aqueous solution on passing electricity. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। कब, जब हम उसके एक्वा सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फोकस कीजिएगा। देखिए जैसे ये हमारे पास एक बीकर है,
यहाँ पे हमने एक सब्सटेंस ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया NaCl, ठीक है, और इसको पानी में डाल दिया, ब्लू पानी पानी कर देते हैं ना, तो आज ब्लू है पानी पानी, चलिए ब्लू पानी पानी कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाई हमने, ठीक है। तो बेटे से क्या होगा कि पानी में डालने के बाद जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई सब्सटेंस आयंस में ब्रेक हो जाता है देन उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट सब्सटेंस विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। एंड अगर कोई सब्सटेंस, इन केस यहाँ पे एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो आयंस में ब्रेक नहीं हो पाता, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते भैया, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, which doesn't dissociate into ions, which doesn't dissociate into ions, जो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो शुगर का, शुगर आयंस में ब्रेक नहीं होता। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो भैया ग्लूकोज का, ये भी आयंस में ब्रेक नहीं होता। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यूरिया का, ये भी आयंस में ब्रेक नहीं होता। अब आगे चले तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना वो हमारा टू टाइप का होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो हमारा टू टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, जो पूरे के पूरे आयंस में टूट जाते हैं। लाइक आपने सब्सटेंस लिया, ठीक है ना, और ये जितना आपने सब्सटेंस लिया ये सारे का सारा ही आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, पूरे पूरा ही आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो हम इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड इन केस ये पूरा ब्रेक नहीं हो पाता है, विच डिसोशिएट पार्शियल इनटू आयंस, जिनका बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही आयंस में ब्रेक हो जाए या हो पाए, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपके पास एक सब्सटेंस है और इसके थोड़ा सा पोर्शन ही आयंस में ब्रेक हो पाता है, तो उसे हम लोग वीक बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल क्या हो सकता है, लाइक NaCl, लाइक KOH, लाइक HCl, ये स्ट्रॉन्ग है। और वीक की बात करें तो लाइक हमारे पास हो गया CH3COOH, बड़ा अच्छा एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्लियर ना। तो ये बात हो गई भैया किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक राइज होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कि किसी में से बिजली पास हो रही है या बिजली पास नहीं हो रही है। तो इस बेस पे हम सब्सटेंस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसे बोलते हैं, व्हिच डिसोशिएट which allow the electricity to pass through them, जिनमें से बिजली पास हो जाती है, जो बिजली को अपने अंदर से पास हो जाने दें, उन्हें हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं भाई, which doesn't allow the electricity, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, which doesn't allow the electricity to pass through। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं भाई, whose conductivity lies between conductor and insulator, जिनकी कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई करती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। आगे बढ़िए तो कंडक्टर के टाइप्स भी होते हैं हमारे पास 2, कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास होता है भाई मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा हमारे पास होता है भाई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर ऑब्वियसली जो मेटल्स होती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जिनमें से बिजली पास होती है,
तो अगर आप करो मेटालिक कंडक्टर की बात, मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, सो सॉरी भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइट में करंट किस वजह से पास होता है भैया? ड्यू टू आयंस। किसकी वजह से करंट पास होगा? आयंस की वजह से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट पास होता है, तो दीज आर आल्सो नोन एज मेटालिक कंडक्टर का दूसरा नाम क्या रहता है? इन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और उसमें आयंस की वजह से करंट पास होता है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर आल्सो नोन एज आयनिक कंडक्टर। इन्हें क्या बोला जाएगा? क्योंकि आयंस की वजह से करंट पास हो रहा है तो दीज आर आल्सो नोन एज आयनिक कंडक्टर। अब मेटल में से आप लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का करंट पास करा सकते हो, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे लो एज वेल एज हाई वोल्टेज ऑफ करंट कैन पास थ्रू। इनमें से लो और हाई वोल्टेज दोनों करंट, दोनों ही टाइप का करंट पास हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट में से आप सिर्फ लो वोल्टेज का करंट ही पास करवा सकते हो। ओनली लो वोल्टेज ऑफ करंट कैन पास थ्रू, लो वोल्टेज ऑफ करंट कैन पास थ्रू, ठीक है ना। अगली बात की तरफ चलते हैं, मेटालिक कंडक्टर की खास बात पढ़ते हैं। देखिए मेटल्स की खास बात क्या होती है कि अगर आप वहां पे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना भैया तो उनकी कंडक्टिविटी घट जाती है। फिजिक्स में आपने इसका रीजन भी पढ़ा होगा। रीजन क्या रहता है? वो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, है ना, वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाती है, कर्नल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाती है, रुकावट पैदा हो जाती है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस with increase in temperature, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ने से। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। रीजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आयंस की माइग्रेशन ज्यादा होगी, आयंस फास्टली मूव करना स्टार्ट करेंगे, और फास्टली मूव करेंगे तो ज्यादा करंट लेके जाएंगे, है ना। तो यहां पे क्या रहेगा? ये सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी भैया विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, याद रखिएगा, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर में से बिजली पास करवाने के लिए किसी सब्सटेंस को डिसोशिएट होने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर लोहे में से करंट पास कराना तो लोहे की तार वैसे ही रहेगी तभी करंट पास होगा। बट अगर मान लीजिए आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो नमक है, NaCl है, आपको उसमें से करंट पास करवाना है तो उसको डिसोशिएट होना पड़ेगा, उसको ब्रेक होना पड़ेगा Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो नो डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। नो डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। यहां पे सब्सटेंस की कोई डिसोसिएशन नहीं होती है, नॉर्मली करंट पास हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। यहां पे इसमें से अगर करंट पास कराना है तो सब्सटेंस को डिसोशिएट होना पड़ेगा। एक बार आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। जल्दी से इसको चिपका दीजिए भी आप। तो अभी बात करते हैं इस चैप्टर का, जो मतलब डू एंड डाई टॉपिक है ना भाई, जो पक्का आएगा ही आएगा, जिससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है नॉन इक्वेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन इक्वेशन। देखिए हम लोगों ने शी पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो मेटल्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता था और कंडीशन उस टाइम स्टैंडर्ड होती थी। जो नॉन इक्वेशन है ये कब हमारी हेल्प करता है? जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो। एक्चुअल में कौन सी कंडीशन स्टैंडर्ड? अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती थी अगर आप लोगों को याद आ रहा हो? जब टेम्परेचर हो 298 केल्विन,
प्रेशर हो 1 एटमोस्फेयर, कंसंट्रेशन हो 1 मोलर। उस टाइम हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे उसे बोलते थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी ये जो नर्स्ट इक्वेशन है ये कंसंट्रेशन के वेरिएशन के साथ क्या रिलेशन है, कि भाई कंसंट्रेशन वेरी कर रही है और किस तरह से आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस टाइम चेंज होगा, ये हमारी हेल्प करता है, इसमें हमारी हेल्प करता है नर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं नर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, लाइक आपको कोई भी सेल दिया गया है, ठीक है ना, लाइक आपको ये दिया गया है, इस टाइम इस तरफ ऑक्सीडेशन होती है, ये सॉल्ट ब्रिज होता है, इस तरफ रिडक्शन होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, ई सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। बेटा जी एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये होता है, आर का मतलब गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, एफ फैराडे कांस्टेंट, एल एन नेचुरल लॉग। इन सब की वैल्यूज पुट करके हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है, कुछ इस तरह से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लोग। ये याद है ना आपको, कोशेंट होता था, इक्विलिब्रियम कोशेंट होता था कि वो है ना प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इस तरह से इसको लिखना है। बेटा जी आगे बात करें तो ये हमारी हेल्प किस में भी कर सकता है, इससे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। क्या रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log Kc, where Kc is equilibrium constant। आप गिब्स एनर्जी भी निकाल सकते हो, कुछ फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी का फॉर्मूला माइनस एन एफ ई सेल, या फिर डेल्टा जी नॉट का एक और फॉर्मूला माइनस 2.303 आर टी log Kc। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा फील आएगी। देखिए ज्यादा फील लेते हैं और सबसे फेमस एग्जांपल करते हैं। जैसे आपको रिएक्शन दी गई है Zn, इस तरह से दी जाती है ना, Zn gives Zn2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव gives Cu। आपको कंसंट्रेशन दे रखी होगी, देखिए ये सॉलिड फॉर्म होती है और सॉलिड फॉर्म की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोलर होती है। इनकी कंसंट्रेशन दी होगी, मान की तरह इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर, मान लेते हैं ये दे रखा है, ठीक है। बस एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका ई सेल कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ये सब आपको पेपर में इतना नहीं आएगा, बट मैं चाह रहा हूं कि आप एक न्यूमेरिकल से सब कुछ समझ जाएं। सबसे पहला काम, अच्छा आपको इनकी वैल्यू दी होगी, ई नॉट कॉपर दिया होगा मान लो प्लस 0.34 वोल्ट दिया है, ई नॉट जिंक आपको दिया होगा, कितना दिया है माइनस 0.76 वोल्ट दिया है, ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप सबसे पहले यहाँ पे ई नॉट सेल कैलकुलेट करने वाले हो। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता था भैया, राइट माइनस लेफ्ट, किया थोड़ी देर पहले है ना, क्या रहता है राइट माइनस लेफ्ट। राइट में कॉपर है, कॉपर उसका पोटेंशियल देख लीजिए आपको कितना दे रखा है 0.34, माइनस लेफ्ट, लेफ्ट में जिंक है और जिंक का पोटेंशियल कितना दे रखा आपको माइनस 0.76। सिंपल आउट कीजिए, ये कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ई सेल निकालना है। ई सेल निकालने के लिए आप लोग क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे, नर्स्ट इक्वेशन। क्या अप्लाई करोगे, नर्स्ट इक्वेशन। अगर आप लोग फोर्स करोगे तो मैं नर्स्ट इक्वेशन के पूरे एक डिटेल लेक्चर ले आऊंगा, जिसमें हम प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका इस पे होल्ड और भी अच्छा हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी किया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन, ये रहता है फॉर्मूला, ठीक है। अभी ई नॉट सेल हमने निकाल लिया, कितना आया है ई नॉट सेल 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय एन। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। आप चेक कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, 2 का हुआ है, गेन कितने का हुआ है 2 का हुआ है, 2 का ही लॉस हो रहा है 2 का ही गेन हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितने हैं 2।
लोग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1। अगर आप 0.1 को लिखना चाहो तो आप 0.1 को 10 की पावर -1 लिख सकते हो या नहीं। 0.1 है, इसका पॉइंट उठाओगे अपॉन में 10 लगेगा, 10 को ऊपर लेके जाओगे, ये 10 की पावर -1 लिखा जा सकता है। सिमिलरली कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01। 0.01 को आप लोग क्या लिख सकते हो 10 की पावर -2 लिख सकते हो। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -1 से 10 की पावर -1 कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा 10 की पावर +1, मतलब 10 बचेगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहां से क्या बचा 1.10 -0.0591/2, सिंपल आउट करो, ये बन जाएगा 0.0295। तो 1.10 -0.0295, इसको सिंपल आउट कर दीजिए, 0 - 5 इज 5, 9 - 9 इज 1, 9 - 9 1, हाँ है ना, और 9 - 2 इज 7 एंड ये 9, 0.9715 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। 0.917 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा ना, नहीं, यहां पे 0 आएगा, ये आएगा 1.0715 वोल्ट आंसर आएगा। सॉरी, मैथ मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब आपको डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इट्स गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -NF E सेल, -NF E सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितनी होगी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिए कितनी होती है 96500। और ई सेल कितना आया है, ये रहा ई सेल 1.0715, क्लियर है, इसको सिंपल आउट कर लेना। इसके बाद डेल्टा जी नोट अगर आपको निकालना आ जाता है, जनरली आपको डेल्टा जी नोट निकालना ही आएगा। डेल्टा जी नोट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और अगर आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा -NF E नोट सेल। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए -N फैराडे कांस्टेंट 96500 और E नोट सेल कितना होगा बोलो, E नोट सेल आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज 1.10 पुट कर लो भाई, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़े, आपको निकालना आ सकता है यहां से। अच्छा, ये भी निकालना है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है E नोट सेल इक्वल टू -0.0591/n log Kc, ठीक है ना। अब E नोट सेल की वैल्यू आप लोग चेक कीजिए 1.10 है, -0.0591/n, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, दैट इज 2 log Kc। इसको सिंपल आउट कर लोगे, ठीक है कि नहीं, बस इसको सिंपल आउट कर लोगे तो आपका इक्विलिब्रियम, देखो मैथमेटिकल आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्लियर है। और जैसे मैंने बोला अगर आप लोग फोर्स करोगे तो मैं इसका एक डिटेल्ड लेक्चर भी लेके आ जाऊंगा। अब देखो एक और क्वेश्चन इस पे बन सकता है, लाइक आपका क्वेश्चन इस तरह से बन जाए और शायद जहां पे तुम लोग ज्यादा हैंग हो सकते हो, बेटा फॉर्मूला जरूर याद रखना। अच्छा, फॉर्मूला के लिए मैं बताता चलूं कि ना मैंने कैप्सूल नोट्स बना रखे हैं, कैप्सूल नोट्स बना रखे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री के कैप्सूल नोट्स में क्या है, जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, फर्स्ट 4 चैप्टर हैं जो हमारे, उनके मैंने सारे फॉर्मूलाज 5-6 पेज में दे रखे हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी सारे फॉर्मूलाज को, सारी यूनिट को आसानी से याद रखने में। बहुत आपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना है कैप्सूल नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, मिल जाएंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, Al3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, सी, मान के चलिए इस तरह से आपको कोई सेल दे रखा है, कंसंट्रेशन मान लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन मान ली 0.1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 0.01 मोलर, ये इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल रखते हैं इसको, ईएमएफ निकालना है,
EMF बाय यूजिंग नॉन इक्वेशन एट 298 केल्विन। इतना सा आपको सोल्व करना है, बाकी तो आप कर ही लोगे। गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्लियर है? तो देखिए अभी क्या होगा, तो क्या होने वाला है, इनकी ई नॉट वैल्यूज दी गई होंगी आपको। ई नॉट एल्यूमिनियम आपको दिया गया है, मान लीजिए 1.66 वोल्ट। ई नॉट कॉपर आपको दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट। अभी राइट में क्या है, कॉपर, और कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको, सॉरी वोल्टेज कितनी दे रखी है, 0.34 वोल्ट। माइनस लेफ्ट में क्या दे रखा है आपको, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस 1.66 वोल्ट। सिंपल आउट कीजिए, 0.34 माइनस माइनस प्लस 1.66, तो कितना आ जाएगा, 0.34 प्लस 1.66। बेटा जी ये आपका आ जाने वाला है, जहां तक मेरा मैथ काम कर रहा है भाई, 2.00 वोल्ट। क्या बोलते हो, 4 3 9 4 4 10 1 4 3 9, हाँ 2.00। और मिराकल हो गया नहीं, एल्यूमिनियम 1.66 ही होता है ना, कहीं गपला हो जाए। चलो मान लेते हैं, ठीक है, वो दे रखा है आपको। अभी यहाँ पे आपको नॉन इक्वेशन को अप्लाई करोगे। नॉन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log concentration of oxidation to the concentration of reduction। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई है, 2.00 माइनस 0.0591 बाई एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। चेक कीजिए, यहाँ पे लॉस कितने का है, 3 का है, और गेन कितने का है, 2 का है। जनरली ये डिफरेंस सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, 2 का लॉस 2 का गेन, तो अपन में 2। बट अगर डिफरेंस सेम ना हो तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 लोग कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन पता है ना, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, उसकी कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1 मोलर, और 0.1 मोलर यानी कि 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय रिडक्शन कॉपर पे हो रही है, और कॉपर की, अच्छा इसकी पावर भी बनानी है बेटा जी, फोकस करो। ऑक्सीडेशन हो रही थी एल्यूमिनियम पे, इसकी तो 1 होती है सॉलिड स्टेट में, इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 10 की पावर -1। अच्छा ये कितने का डिफरेंस दिखा रहा है, 3 का, बट डिफरेंस कितने का है, 6 का है, तो इसकी कंसेंट्रेशन की पावर 2 करेंगे। क्योंकि ये डिफरेंस कितने का दिखा रहा है, 3 का, बट एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 6 का है। चलिए अभी यहाँ पे करते हैं, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, कितनी कंसेंट्रेशन दे रखी है, 0.01। 0.01 को अगर आप लिखना चाहो, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यानी 10 की पावर -2 कर सकते हो, और इस पूरे की पावर कितनी बन जाएगी, 3। इसकी पावर 3 क्यों बनी है, क्योंकि ये डिफरेंस दिखा रहा है 2 का, ये डिफरेंस दिखा रहा है 2 का, जबकि डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स का कितना है हमारा, 6 का, तो इसकी पावर हमें 3 करनी पड़ेगी, डिफरेंस को मैच कर सके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2.00 0.0591 बाई 6 लोग 10 की पावर -1 की पावर 2, इट मीन 10 की पावर -2, और ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 की पावर 3, ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो -2 से -2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 10 की पावर -4 बचेगी, -4 ऊपर जाएगी, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 2.00 -0.0591 बाई 6 लोग 10 की पावर 4। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, लोग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n लोग m होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आएगी, ये बन जाएगा 2.00 -0.0591 बाई 6, 4 आगे आया, और यहाँ पे क्या बचा, log 10 की वैल्यू 1 होती है बेटा जी। इस सारे को सॉल्व कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, अभी की अभी पहले सॉल्व करो, फिर आगे देखना, पॉज करो और इसका आंसर निकालो, सो दैट मुझे पता लगे कितने ध्यान चाहिए। तो अभी बात करते हैं बिल्कुल बेस्ट ट्रिक फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट आप लोग किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो। बिल्कुल बेस्ट ट्रिक है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, बताया है कई बार। देखिए जैसे आपके पास एक सब्सटेंस है, मान के चलो NaCl है, ठीक है, आपने इसको एक बीकर में लिया, आपने इसको एक बीकर में ले लिया,
और उसको भर दिया पानी में डाल दिया उसको, ठीक है ना, पानी में डाल देते हैं, कलाकारी कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कलाकारी फुल कर देंगे, ठीक है। पानी में भी डाल दिया। अभी क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हम लोगों ने, इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। इलेक्ट्रोड्स क्या होगा, ऐसे, ठीक है। और होने क्या वाला है, अभी इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हैं, दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में से हम क्या करा दें, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें और वो आयंस में ब्रेक हो जाता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो मोल्टन स्टेट में सब्सटेंस होते हैं, मोल्टन स्टेट में NaCl है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो उसे भी आप लोग क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कब, या तो उनको पानी में डाल दो, या फिर कब, या उनकी फ्यूज स्टेट ले लो, मोल्टन स्टेट ले लो। अगर नमक आप समझ पा रहे हो, NaCl अगर आपके पास सॉलिड स्टेट में है, आप इसमें से करंट पास करा के देखो तो इसमें से करंट पास नहीं होगा। फिर NaCl आप लोगों ने मोल्टन स्टेट में लिया, ठीक है, मोल्टन स्टेट मतलब मेल्टेड स्टेट में लिया, तब इसमें से करंट पास करा होगा तो इसमें से करंट पास हो जाएगा। फिर आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसको पानी में डाला और फिर इसमें से करंट पास करा के देखा तो इसमें से करंट पास हो जाएगा। ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। तो बेटा जी होगा क्या, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है। अब Na पॉजिटिव किसी तरफ जाएगा, Na पॉजिटिव इस तरफ मूव करता है, Cl नेगेटिव इस तरफ मूव करता है। ये Na पॉजिटिव कटायन है, जिस तरफ कटायन जाते हैं उसे बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं उसे, कैथोड। और जिस तरफ एनायन जाते हैं उसे बोलते हैं एनोड। इस तरफ एनायन गए हैं और एनोड पे यहाँ पे एनायन गए हैं तो इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एनोड बोलने वाले हैं। और एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक ट्रिक याद रखनी है हमेशा के लिए, ओए आरसीबी, ओए आरसीबी। आरसीबी का नाम तो सुना होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो अभी तक आईपीएल में नहीं जीती है, शायद इस साल जीत भी जाए। तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, ओए आरसीबी, डोंट पैनिक। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्या होता है, इस साल जीत भी जाओ। ओए आरसीबी का मतलब क्या है, यहाँ पे ओए का मतलब है ऑक्सीडेशन एट एनोड। ऑक्सीडेशन कहां पर होती है, एनोड पर होती है। आरसीबी रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन कहां पर होती है, कैथोड पर होती है। और आपको जिसको इलेक्ट्रोलाइट का फंडा समझ में नहीं आता उनको मैं क्लियर करता चलूं। ये जो P मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है, A मीन्स एनोड, N मीन्स नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होता है, कैथोड। बेटा ये बात हमेशा याद रखना, आपको याद रहनी चाहिए, ओए आरसीबी, डोंट पैनिक। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि ऑक्सीडेशन कहां होती है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है। रिडक्शन कहां होती है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। और पैनिक का मतलब होता है पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं जिसमें आपने बिजली का यूज किया है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे कैथोड बोलते हैं, ठीक है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि रिएक्शन होती कैसे है। पता है आपको रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक हमारे पास मान लीजिए A पॉजिटिव है, इस A पॉजिटिव में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लेने हैं, और ये सिंपली क्या बन जाएगा, A। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर आपको कोई पूछे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान के चलिए B नेगेटिव, B नेगेटिव मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, और ये क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। आई होप आप पॉइंट समझ रहे हो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। जैसे आपसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। NaCl लिया है आपने और NaCl मोल्टन लिया है, मोल्टन NaCl लिया है, और आपसे पूछा गया कि इसमें आपको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, तो आप क्या बताओगे।
देखिए NaCl ब्रेक होगा किसमें, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। NaCl किसमें ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में। ये कहां जाएगा, Na पॉजिटिव है तो किस तरफ जाएगा, कैटायन है तो कैथोड की तरफ जाता है, अनायन है तो एनोड की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, चाहो तो क्या लिख सकते हो, एट एनोड, एनोड पर कौन जाएगा, एनायन, एनायन हमारे पास है Cl नेगेटिव, एट कैथोड, कैथोड पर कौन जाएगा, जो कैटायन है जो कि हमारे पास है Na पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है भैया, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये क्या बन गया, Cl। ठीक है, अब Na पॉजिटिव की बात करें, Na पॉजिटिव कहां पर है, कैथोड पर है। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी, रिडक्शन ऑफ कैथोड। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और ये क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, Na कहां पर मिलेगा आपको, कैथोड पे, Cl कहां पर मिलेगा आपको, एनोड पे। बाकी बताता चलूं कि Cl एक डायटोमिक गैस होती है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और क्योंकि Cl सिर्फ एक है तो यहाँ पे दो नहीं हो सकते, आप यहाँ पे बोल सकते हो हाफ Cl। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत तो आगे होगा और थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, आगे देखते हैं। ओके, देखिए डस्टर दूर रख दिया गया। जैसे आपसे कोई पूछे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaBr, आपको NaBr दिया है और NaBr भी किस स्टेट में दिया है, फ्यूज्ड स्टेट में दिया है। समझ जाइएगा, फ्यूज्ड का मतलब, मोल्टन का मतलब क्या होता है, मेल्टेड स्टेट, उसको मेल्ट किया गया है, उसको पिघलाया गया है। तो बेटा NaBr को ब्रेक कर लो, Na पॉजिटिव होगा, Br नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव होगा, Br नेगेटिव होगा। अब आप बताओ कि पॉजिटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, है ना, और एनायन जाएगा एनोड की तरफ। अब एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है भैया, करवाया है, ऑयल ऑक्सीडेशन होती है, तो एनोड पे Br नेगेटिव है, इस पे ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या बन जाएगा, Br। सिंस ये गैस है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक फॉर्म में लिख सकते हो हाफ Br2। और अगर मैं आपसे बोलता हूं एट एनोड, एनोड तो बता दिया हमने, एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी भैया, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव की जगह अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहो, मतलब Na भी लिख सकते हो, थोड़ा चेंज करना चाहो तो यहाँ पे K कर लो, ठीक है ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे मैंने K पॉजिटिव कर दिया, तो ये K पॉजिटिव क्या करेगा, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन होती है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो ये क्या बन गया, K बन गया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पेपर में क्या लिखा होगी, पोटेशियम एट कैथोड, Br2 एट एनोड। ये आप एग्जाम में लिख के आने वाले, सिंपल है कि नहीं है। चलिए, ये तो सर बहुत सिंपल है। दिक्कत कहां आने लगती है, इलेक्ट्रोलिसिस में है ना, कुछ इस तरह से फंडा रहता है। दिक्कत कहां पे आने लगती है, दिक्कत तब आने लगती है अगर कभी कोई आपको बोल दे, सिंपल देखिए, अभी तक हमने बात की थी कि NaCl फ्यूज्ड है या NaCl मोल्टन है, तो बहुत आसान है बात, प्रोडक्ट बताना। एक कैटायन पे जाएगा, एक एनायन पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, एक एनोड पे जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। दिक्कत क्या बात है, अगर मैं इसी NaCl को फ्यूज्ड मोल्टन की जगह बोलने लग जाऊं एक्वस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस, एक्वस का मतलब है यहाँ पे NaCl तो है ही, ये तो ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, इसमें पानी भी मिला है, पानी यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब हमारे पास दो कैटायनिक पोर्शन है, दो अनायनिक पोर्शन है, तब थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। उस टाइम समझिए कि उस टाइम हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है बेटा, अगर आपके पास कैटायनिक होने लग जाए, दो कैटायन दो अनायन होने लग जाए, तब आपके लिए ये टेबल काम करती है। थोड़ा सा टाइम लगाना, 5 मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे, बट बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, देखिए NaCl तो आपको पता चला गया। मैं आपको ना ये बता देता हूं कि अगर कभी कोई बोले आपको H2O, H2O का प्रोडक्ट कभी पूछे, तो H2O का प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंपल क्लियर कर रहा हूं, हाइड्रोजन बनता है
एट कैथोड, आपको पता होगा हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये भी कैथोड की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये बनेगा एट एनोड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कब बनेंगे, कब हाइड्रोजन बनता है, कब ऑक्सीजन बनता है। फोकस कीजिए, प्रोडक्ट एट कैथोड इन केस ऑफ वाटर, कि वाटर कब अपने मेन प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, जहां पे देखिए फोकस कीजिए, आपने NaCl लिया एक्वस, NaCl लिया एक्वस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, सॉरी H2 है ना, OH नेगेटिव। ये कहां पे जाना चाहेंगे, पॉजिटिव है तो कहां जाना चाहेंगे, कैथोड पे, और कैथोड पे जाना चाहेंगे तो क्या करवाना चाहेंगे अपने आप पे, रिडक्शन। ये नेगेटिव है तो कहां जाना चाहेंगे, एनोड पे, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। अब इनका कंपटीशन है कि वाटर जीतेगा या Na पॉजिटिव जीतेगा रिडक्शन करने के लिए। तो आपको देखना चाहिए रिडक्शन करवाने के लिए कहां पे वाटर विनर रहता है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एलिमेंट्स। मतलब अगर कभी ये आ गए Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, अगर कभी ग्रुप 1, 2, 3 का कोई एलिमेंट आ जाता है तो वहां पे वाटर जीत जाएगा, और जीत जाने से क्या होगा कि वाटर वहां पे रिडक्शन करवाएगा, और रिडक्शन करवाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया, H2 बनेगा। पॉइंट को समझिए, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ भी है, इसके अलावा चाहे कुछ भी हो, वहां पे वाटर हार जाएगा, वाटर रिडक्शन करके प्रोडक्ट नहीं बना सकता, मतलब अपना हाइड्रोजन प्रोडक्ट नहीं दे सकता। इसी तरह से प्रोडक्ट एट एनोड बनाने की बात आ गई कि कहां पे वाटर विनर हो जाता है, कहां पे वाटर अपना प्रोडक्ट बनाता है। अगर कभी वाटर और दूसरा जो नेगेटिव पोर्शन है वो F नेगेटिव हो जाए, SO3 2 नेगेटिव हो जाए, SO4 2 नेगेटिव हो जाए, NO3 नेगेटिव हो जाए, H2O3 2 नेगेटिव हो जाए, यहां पे वाटर विनर है। इन केसेस में बेटा, इन केसेस में वाटर विनर है, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। इन केसेस में भी वाटर विनर है रिडक्शन करवाने के लिए, इन केसेस में वाटर विनर है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। यहां पे रिडक्शन करवाने के लिए विनर है और यहां पे रिडक्शन करवाने के लिए विनर है। तो होगा क्या, यहां पे अगर वाटर विनर है तो कैथोड पे वो बनाएगा हाइड्रोजन, अगर वाटर विनर है तो प्रोडक्ट बनाएगा ऑक्सीजन। और नीचे वाले केसेस में वाटर हार जाता है, और यहाँ पे वाटर हार जाता है तो अपना प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, प्रोडक्ट दूसरे आयंस बनाएंगे। चलिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कंपटीशन हो गया रिएक्शन करवाने के लिए, तो विनर कौन है यहाँ पे, वाटर विनर है। तो Na यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, प्रोडक्ट कौन बना पाएगा, हाइड्रोजन। फिर दूसरा कंपटीशन हो गया Cl नेगेटिव में एंड वाटर में, Cl नेगेटिव में एंड वाटर में कौन विनर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज लोअर देन, यहाँ पे वाटर विनर नहीं है, यहाँ पे विनर कौन है, Cl नेगेटिव। तो जब Cl नेगेटिव विनर है तो Cl नेगेटिव अपना प्रोडक्ट बनाएगा, और भैया वो क्या बना पाएगा, Cl2 बना पाएगा। दोबारा समझाता हूं, आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। देखिए फोकस कीजिए, मैं आपसे पूछता हूं CuSO4 हमारे पास है एक्वस। CuSO4 एक्वस है, मतलब प्रोडक्ट में आयन में ब्रेक कर दो, ये Cu2 पॉजिटिव है और ये SO4 2 नेगेटिव है, और इन दोनों को वाटर मिलेगा, इन दोनों को क्या मिलेगा, वाटर। पॉजिटिव के लिए कंपटीशन हो रहा है, पॉजिटिव कहां पे जाते हैं, कैथोड पे। नेगेटिव के लिए कंपटीशन हो रहा है, नेगेटिव कहां जाते हैं, एनोड पे। अब आप ये देखो Cu2 पॉजिटिव में से और वाटर में से कौन विनर है, Cu2 पॉजिटिव में से और वाटर में कौन विनर है, भैया वाटर इनसे विनर है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, बाकी सबसे हार जाता है। मतलब Cu से हार जाएगा, Ag से हार जाएगा, Cd2 पॉजिटिव से हार जाएगा, Zn2 पॉजिटिव से हार जाएगा। इनसे अगर ये हार जाता है, हार के क्या बनेगा, इनसे हार गया तो वाटर अपना प्रोडक्ट नहीं दे सकता। वाटर का मैंने बता दिया ना, दो प्रोडक्ट देता है, हाइड्रोजन देता है एट कैथोड, ऑक्सीजन देगा एट एनोड। तो वाटर तो हार गया, तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा, यहाँ पे कॉपर बनाएगा भी। इस केस में H2O और SO4 में कौन विनर है, इस केस में अगर आप देखो तो H2O विनर है, H2O विनर है भैया। एनोड के लिए H2O विनर है, तो एनोड के लिए वो क्या प्रोडक्ट बनाता है, O2।
बस ये पॉइंट आपको समझना है कि वोटर कहाँ पे विनर है। जहां पे वोटर विनर रहेगा वो अपने मेन प्रोडक्ट बना पाएगा, और जहां पे वोटर हार जाएगा वो दूसरे वाले प्रोडक्ट बनाएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं, आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। जैसे मैंने आपको बोला AGBR है, AGBR है आपके पास एक्वस, बताइए AGBR एक्वस में कौन विनर रहेगा? AGBR को ब्रेक कर लो, AG पॉजिटिव BR नेगेटिव, तो क्या रहेगा? अब यहां पे क्या आएगा? वोटर, यहां पे क्या आएगा? वोटर। ये पॉजिटिव वाले कहां पे जाते हैं? पॉजिटिव वाले जाते हैं कैथोड पे, नेगेटिव वाले कहां पे जाते हैं? एनोड पे। अब आपको ये देखना है कैथोड पे अगर प्रोडक्ट बनाना है, H2 में से और Ag पॉजिटिव में से कौन विनर है? दिखाई दे रहा होगा कौन विनर है यहाँ पे? कौन विनर है? Ag पॉजिटिव विनर है कि H2 विनर है? भैया यहाँ पे विनर है Ag पॉजिटिव, तो Ag अपना प्रोडक्ट बनाएगा। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके Ag पॉजिटिव क्या बन जाएगा? Ag। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? Ag बनेगा। दूसरा मैं बोल रहा हूँ Br नेगेटिव H2 में से कौन विनर है? Br नेगेटिव H2 में से H2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, Br नेगेटिव विनर है, ये विनर है, तो Br नेगेटिव अपना प्रोडक्ट बनाएगा ऑक्सीडेशन करके, और क्या बनता है भाई? Br2 बनता है। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और इसके बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। मान लीजिए कि हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट और ये एक्वस है, तो आप ब्रेक करो कैल्शियम सल्फेट को, Ca2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, एंड इसको भी एक्वस है तो इसको भी वाटर मिला, इसको भी वाटर मिला। कैटायंस कहां पर जाते हैं? कैथोड पर क्या करने जाते हैं? रिडक्शन करने जाते हैं। एनायंस कहां जाते हैं? ये एनायंस बनेंगे। एनायनिक पोर्शन कहां जाता है? एनोड पर जाता है, और क्या करने जाता है? ऑक्सीडेशन करने जाता है। फोकस कीजिए कौन विनर होगा? Ca2 पॉजिटिव एंड वाटर में से कौन विनर है कैथोड के लिए? कैथोड के लिए वाटर विनर है, ग्रुप 1 वालों से, ग्रुप 2 वालों से, ग्रुप 3 वालों से, एंड ये ग्रुप 2 वाला है, इसमें वाटर विनर है, तो वाटर अपना प्रोडक्ट बनाएगा। और वाटर क्या बनाता है कैथोड पे? कैथोड पे वाटर क्या बनाता है भैया? हाइड्रोजन। अब अगला एनोड के लिए कंपटीशन है, एनोड के लिए वाटर का एंड SO4 2 नेगेटिव का कंपटीशन है, तो यहाँ पे विनर कौन है? यहाँ पे विनर हमारे पास कौन है? वाटर विनर है, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना, F नेगेटिव से, SO3 2 नेगेटिव से, SO4 2 नेगेटिव से, NO3 नेगेटिव से, H2O3 2 नेगेटिव से, तो वाटर अगर यहाँ पे विनर रहेगा तो वाटर अपना प्रोडक्ट बनाएगा, और वाटर क्या प्रोडक्ट बनाता है? एनोड पे ऑक्सीजन। ये है बेटा जी सिंपल सी ट्रिक। आपको ये कंपेयर करना आना चाहिए कि वाटर कहाँ पे जीत जाता है। जहां पे वाटर जीत जाता है वाटर अपने प्रोडक्ट बनाता है, अपने प्रोडक्ट मींस हाइड्रोजन एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड, और जहां पे वाटर जीत नहीं पाता दूसरे एलिमेंट को, दूसरे आयंस को अपना प्रोडक्ट बनाने का मौका मिल जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोग बताइए KBr एक्वस का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नंबर 2 ZnSO4 का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? कमेंट सेक्शन में आपने इन दोनों का आंसर बताना है, एंड आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। चिपकाओ इसको जल्दी से। स्टार्ट करते हैं कोलरस लॉ। कोलरस लॉ क्या होता है? अब कोलरस लॉ को हम लोग पढ़े, उससे पहले हमें पढ़ना होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करने लगे तब हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। क्योंकि आपको जो 0 कंसंट्रेशन है, वैसे 0 कंसंट्रेशन अचीव नहीं होती, अप्रोक्स उसके आसपास पहुंच सकते हो आप लोग, वो कब अचीव होती है? एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात कि कंसंट्रेशन गाढ़ापन है ना, आपने क्या लिया? 1 चम्मच नमक लिया और आप उसे एक ड्राम में, ड्राम समझते हो ना, वो टैंकी होती है, टैंकी पानी में डाल दिया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइल्यूट करा दिया आपने, इनफाइनाइटली डाइल्यूट करवा दिया है, तो वहां पे उस नमक का 1 चम्मच जो नमक है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं है,
है ना। ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे केस को ही हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। इसका सिंबल रहता है ये मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। अच्छा, एक ग्राफ होता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन और ये मोलर कंडक्टिविटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पे समझिए। देखिए कभी भी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है, डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है, वेरी लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूट करोगे, पानी डालोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, डाइल्यूट करवाने पे थोड़ा सा इंक्रीज आएगा। देखिए, देख पा रहे हो यहां पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक KCl, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप देखिए इसकी कंसंट्रेशन घटा रहे हो, कंसंट्रेशन 0 तक लेके जा रहे हो, ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, पहले कम थी फिर बढ़ रही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे ही आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, कंसंट्रेशन देखो बेटा, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि कंसंट्रेशन घटाना मीन्स डाइल्यूशन बढ़ाना। कंसंट्रेशन कब घटेगी, मान के चलो आपने एक चीनी नमक लिया है, एक चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच पानी लिया है, तो वो ठीक ठाक डाइल्यूशन है। अब आप उसमें पानी डालते रहोगे, जितना ज्यादा पानी डालोगे, जितनी ज्यादा डाइल्यूट करोगे, वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी नमक की। तो हम ये कह रहे हैं कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। और डाइल्यूशन बढ़ाने से, कंसंट्रेशन घटाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज्यादा बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कम बढ़ती है। अब यहाँ पे हमारा एक लॉ आया जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोलरस लॉ। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, आई होप कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। क्या है भाई, तो क्या बोलता है ये क्या बोलता है भाई ये लॉ, इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented as the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte। सर समझ में नहीं आया क्या बात कही है। देखिए बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भी कभी भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की, मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl रहने दो, एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं XY, आप इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, तो वो किसके इक्वल होगी, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी sum of limiting molar conductivity of cation and limiting molar conductivity of anion। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान के चलिए आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाह रहे हो एसिटिक एसिड की। अच्छा, एसिटिक एसिड वाली फैमिली का बड़ा फंडा होता है, ठीक है, इनका फंडा क्या होता है कि इनमें पॉजिटिव पोर्शन बाद में होता है, जनरली पॉजिटिव पोर्शन पहले होता है। अगर आपको इस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो इक्वल होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन। बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ना, तो वो डिपेंड करेगी कटायन एंड अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम की। मतलब अगर आपको कोई बोले कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए फॉर NaCl, तो आप क्या बोलने वाले हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। अभी आपको पता होगा, इतना हम कर चुके हैं, कटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके, और लगता है कि हाँ यार ये टॉपिक पेपर में बन सकता है। तो एप्लीकेशंस की बात करें, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो बहुत आसानी से, भी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखिएगा, जैसे समझो आपको कोई बोले कि CH3 COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे CH3 COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? आपको पता है इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है CH3 COO नेगेटिव
प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 H पॉजिटिव। अब बेटा आपसे पेपर में पूछा जाएगा, इसके लिए एक्सप्रेशन दीजिए। इवन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन दीजिए, तो आप एक्सप्रेशन कैसे दोगे, मैं आपको क्लियर करता हूं। अब ये देखिए कोई ऐसी चीज जिसमें CH3COO होता हो, हमारे पास होता है CH3COO है ना, होता है। तो क्या करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव, ठीक है ना। अब आपको Na नहीं चाहिए था, आपको CH3COO चाहिए था, एक आपको चाहिए H। अब आप देखो किसी में H होता हो, H हो जाता है HCl में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, तो क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे से आपको H चाहिए था बट आपको Cl नहीं चाहिए था, अब ये एक्स्ट्रा है। कौन एक्स्ट्रा है, NaCl एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। इसके एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है ना। आपको CH3COO चाहिए था, H चाहिए था, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। आपको 1 और 2 चाहिए था, तो आप ऑपरेशन क्या लगाओगे, 1 + 2 एंड माइनस कर दोगे इसमें से इक्वेशन नंबर 3 को, वो आपको नहीं चाहिए। अगला आप क्या कर सकते हो भाई, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दूसरा काम आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो भैया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, और फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आप करोगे, इवन मैं इसके आपको एकदम न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आपको दिख रहे होंगे न्यूमेरिकल। उसके बाद बेटा आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या रहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट का। क्या फॉर्मूला रहेगा, C∝² बाय 1 - अल्फा। C इज कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी जो दे रखी है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे आपको पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर CH3COOH। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो आप लोग कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी कंसेंट्रेशन पे, डिफाइंड कंसेंट्रेशन पे आपको मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी गई है, 11.7 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसके केस की बात कर रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है फॉर CH3COOH। तो पहले आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लो, किसकी भाई, CH3COOH की। कैसे निकाली जाएगी CH3COOH की, कैसे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। अभी CH3COO नेगेटिव की कितनी दी गई है, 40.9 प्लस में H पॉजिटिव की कितनी दी गई है, 349.1। ठीक है ना भैया, ये था है ना कोलरस लॉ में कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो तो वो उसकी कैटायन और अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। तो किया आपने, कर दीजिए 40 एंड ये 49 एंड ये 1 हो गया, ये अप्रोक्स एक तरह से हो गया 50, ये हमारा हो जाएगा 390। अब आप चाहो तो इसको सिंपल आउट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको सिंपल आउट कर सकते हो, मतलब करना ही पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH गिवन दैट। अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट, बट वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है अभी हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। CH3COOH यानी CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इसके केस में हमें कैलकुलेट करना है। अभी हमें कुछ गिवन भी है डाटा, क्या गिवन है, हमें गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। HCl के लिए कितनी दी गई है,
HCl को लिखोगे किस तरह से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, और कितनी दी गई है, ये दी गई है हमें 426। सिमिलरली आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl निकाल सकते हो, वो कितनी दी गई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, कितनी दी गई है भैया, वो आपको दी गई है 126। एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव, कितनी दी गई है 91। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, इसका हमने यूज तो कर लिया। अब आप आगे बढ़िए और आप क्या नोटिस कर पा रहे हो, इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप नोटिस ये करो कि हमें किसकी जरूरत है, हमें CH3COO की जरूरत है, वो है इक्वेशन नंबर 3 में, और हमें H की जरूरत है, वो है इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप ऑपरेशन क्या लगाओगे, ऑपरेशन लगाओगे 3 + 1, इनको जोड़ना है, माइनस करोगे 2 को, 3 + 1 - 2। अभी 3 को करो, 3 के लिए क्या दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस 1 क्या दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। इनको बेटा जी प्लस करोगे, माइनस करोगे आप फर्स्ट को, सॉरी सेकंड को, तो माइनस करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। फोकस कीजिए, ये प्लस का Na पॉजिटिव है, ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का Cl नेगेटिव है, ये माइनस का ही कैंसिल। अभी ये हमारे पास बचे हैं, ये हमारे पास बचे हैं। अब इनको, यही हमें चाहिए था। सेम ऑपरेशन आप वैल्यूज पे भी लगाओगे, वैल्यूज पे लगाओ ऑपरेशन, इक्वेशन नंबर 3 + 1, 3 + 1 यानी कि 91 प्लस 426, जोड़ दीजिए 6 7 1 एंड ये 4 है ना, और इसमें से माइनस कर दो आप 126 को, 126 को जब आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 391 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 391। क्लियर नहीं बेटा, इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं एंड आई होप आप लोग उनसे डील कर लोगे। चलिए जल्दी से इसको चिपकाइए और फिर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और मे भी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए तो अभी बात करते हैं कंडक्टेंस की एंड फैराडेज लॉ की। देखिए ज्यादा ये फिजिक्स में है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में है ये टॉपिक। तो सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस सिंपल समझिए कि रुकावट पैदा करना, प्रतिरोध जिसे बोलते हैं, कि बिजली पास हो रही है उसमें जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस की जाती है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा। एवरी सब्सटेंस ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉलर लार्ज एक्सटेंट। यूनिट क्या होती है इसकी, ओहम होती है। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली होता है एरिया के। इसको हटाएंगे, इसके नाम का एक कांस्टेंट आएगा, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रो। रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा। कंडक्टेंस मींस कितनी आसानी से करंट पास हो रहा है। डिफाइन करोगे तो इट इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है किसी भी कंडक्टर में से। फॉर्मूला, इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को, G इज 1/R। ठीक है, या फिर क्या बनेगा, R का उल्टा कर दो, क्या बनेगा भाई, R क्या है, रो L/A, तो A रो/L हो जाएगा। 1/ρ इज कापा। 1/ρ भी एक कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग कापा बोलते हैं। ये होता है कंडक्टिविटी, या फिर बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एंड आपसे कभी पूछे कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, याद रखिए लेंथ बाय एरिया इज सेल कांस्टेंट। लेंथ बाय एरिया इज सेल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत हेल्प करेगा ये। बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, जिस तरह से कंडक्टेंस उल्टा है रेजिस्टेंस का, वैसे ही कंडक्टिविटी उल्टा है रेजिस्टिविटी का। इवन मैंने आपके साथ एक सिनेरियो शेयर किया था कि फिजिक्स की टीचर ने मुझसे पूछा कि कंडक्टेंस क्या है, मैंने बोल दिया रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे, और मेरे साथ फिर उसके बाद फिजिकल वायलेंस हुई थी, तो मतलब तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये इसके रिवर्स होते हैं, कापा इज 1/ρ, ठीक है ना। अच्छा, एक टॉपिक बनता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में से कितना करंट पास आप लोग करवा सकते हो। फॉर्मूला रहेगा कापा इंटू में 1000 बाय मोलैरिटी। इसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा जाए तो क्या लिखा जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कापा इंटू में 1000 बाय एन, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। अब इससे आगे जो हमारा टॉपिक बनते हैं वो बनते हैं फैराडे के लॉज। अब फैराडे के लॉज देखिए, इसमें थोड़ी सी ना अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि ये सिलेबस में है या नहीं है। इवन मैंने आज की भी मतलब जब भी नया सिलेबस आया था रिड्यूस होके, तो उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्री आइडिया है इनका। एलिमेंट्री आइडिया मतलब आप उनका ओवरव्यू तो लेना ही है। तो बात करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ की। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं भाई, अमाउंट ऑफ अ सबस्टांस डिपॉजिटेड और liberated at the electrodes is proportional to the amount of electricity passed through the electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट। साधारण भाषा में समझने में क्या कहना चाहूँ, आपने वो कहा सुनिए, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, है ना। ऐसे इस तरह कि जितना हम गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, या जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा मतलब रिजल्ट आने वाला है। ऑब्वियस बात है, जितना आप लोग ज्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है कि आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिया। अब कोई सब्सटेंस इस पे कितना डिपॉजिट होगा या कितना यहां से लिबरेट होगा, वो डिपेंड करता है कि मैं कितना करंट पास करा रहा हूं और कितने देर के लिए पास करा रहा हूं। तो यहां से W का फॉर्मूला हो जाता है W इज इक्वल टू जिट, W इज इक्वल टू हो जाता है जिट, या फिर ऐसे भी कर सकते हो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। I इज करंट, कि मैं कितना करंट पास करा रहा हूं, T इज टाइम, कितने टाइम के लिए पास करा रहा हूं। आगे करना चाहो तो इसको जिट लिख सकते हो, ठीक है। जिट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। आई कितना करंट कितने टाइम के लिए। अब एक बात समझो, मेरी बात समझो, जैसे खेतों में पानी दिया जाता है ना, जो किसान होंगे वो मतलब जो गांव से होंगे वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अब जितनी देर वो बिजली आई रहेगी, जितनी देर वो ट्यूबवेल ऑन रहेगा, वो पानी भरता जाएगा। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ कि भैया जितनी देर के लिए आप जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कराते रहोगे, सब्सटेंस उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होता चला जाएगा। अब बात करते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और फैराडे का सेकंड लॉ क्या है भाई, ये बोलता है कि मान के चलो कि आपने 2 बीकर लिए, ठीक है, आपने इनमें 2 मतलब अलग अलग सब्सटेंस की रोड्स ली, ठीक है, और इनमें से आपने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिया। मान लीजिए यहां पे आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिया है AgNO3 और यहां पे आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है। इनको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से आपने कर दिया, ठीक है। अब इन सब्सटेंस को हमने रख दिया और इनमें से क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो इनमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, तो इन पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। ये क्या था,
कि कोई जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होता जाएगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। अब इन दोनों में तो हम बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, इसको आप कुछ ऐसे समझो कि मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्या सबके बराबर नंबर आ सकते हैं? चांसेस क्या बनते हैं? इसके चांसेस बहुत कम है कि सबके नंबर बराबर ही आए, अलग अलग नंबर आएंगे। इसमें खुद की कैपेसिटी भी हो जाती है कि खुद आप कितनी मेहनत करोगे या खुद कितनी इजीली मेरी बात को कैच कर पा रहे हो। तो यही है फैराडे का सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two different electrolyte connected in series and same amount of electricity passed through। जब आप दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लोगे और उनमें से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, देन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज proportional to their equivalent weight। रिपीट कर दे रहा हूं। इसमें क्या था, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कितने देर के लिए। इसमें क्या है कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लो बट उसमें से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, तो सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट पे। अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट ऑफ एजी डिपॉजिट की भैया यहाँ पे एजी कितना डिपॉजिट होने वाला है, वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी पे। अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट ऑफ सीयू डिपॉजिट की सीयू कितना डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सीयू। आई होप आप समझ रहे हो कि बेटा सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर आप अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसमें कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट पे। पहला लॉ क्या बोलता है, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा डिपेंड करता है कि उसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी। एक स्पीडली रिकैप सा कर लेते हैं। कंडक्टेंस जी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला इसका रहता है 1/r या फिर कापा इंटू A/L, ठीक है। एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस। यूनिट इसकी रहेंगी ओम इनवर्स। आपसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टेंस पे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। तो देखिए जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है क्योंकि आयंस बढ़ते हैं, आयंस बढ़ने से कंडक्टेंस भी बढ़ती है। बात करें कंडक्टिविटी, कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला इसका रहेगा 1/ρ G/L/A। यूनिट करेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सिर्फ यही एक चीज है जो डिक्रीज करती है विद डाइल्यूशन, वरना हर एक टाइप की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। एक ये कंडक्टिविटी है जो घटती है, बाकी चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो। रीजन याद रखना है क्यों होता है ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। फॉर्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या होगा, कापा इंटू 1000/n, मोलर कंडक्टिविटी का कापा इंटू 1000/m। यूनिट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और मोलर कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये था जी हमारा सारे का सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट। एंड इसमें मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक को इंक्लूड करूं और जितना ज्यादा डिटेल में हो सकता है उतना ज्यादा डिटेल में इंक्लूड करूं। अब रही बात इसके वन शॉट की, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा बेटा जी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और किस किस चैप्टर से आप लोग वन शॉट चाहते हो, किस चैप्टर के आप लोग नोट्स चाहते हो और क्या चाहते हो। हाँ, अगर आप इसमें से किसी टॉपिक में आपको लगता है कि नहीं सर वो टॉपिक मुझे इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, उस टॉपिक का आप एक डिटेल वीडियो बना दो, फॉर श्योर मैं उस टॉपिक का एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में लिख देना, उससे रिलेटेड हम लोग डिटेल वीडियो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।